क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस भी इसमें शामिल है और थोड़ा न्यूमेरिकल टच भी इसमें दिया गया है। दो इवेंट्स हैं, अब हमें ये नहीं पता कि वो दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो वो हमने बताना है। अब अगर इवेंट्स बता दिए जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन आज हमने इनको आइडेंटिफाई करना है इनकी गिवन प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ के साथ। हमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/4, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए given that event B has occurred is 1/2 and probability of event B given that event A has occurred is equal to 2/3। ये तीन प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज गिवन है और आपसे कहा गया कि आप बताएं कि A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे डिनोट किया जाता है? लॉ कौन सा अप्लाई होता है पहले ये बताएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ओए पागल फरीदुल्लाह, क्या बोले जा रहे हो? इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है, डिपेंडेंट नहीं। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर है ना सबको भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाती है। लेकिन अगर डिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे अगर आप गौर से सुन लेंगे ना तो आपको चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय probability of B given that A has occurred। शाबाश। लेकिन इसकी एक और प्रोबेबिलिटी भी हमने पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी of A given that B has occurred। शाबाश शाबाश, बहुत आला, ज़बरदस्त। अब देखें बेटा, बात ज़रा गौर से सुनना, इजीली आप लोगों को ना समझ आ सके और फिर ना ये बात कभी भी आपको भूलेगी नहीं। आप देखें बेटा, ए इंटरसेक्शन के साथ तो इंटरसेक्शन ही मौजूद है, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, सेम डिनोट करेंगे, कोई फ़र्क है? नो सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मौजूद है भाई, जो ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वही नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, राइट? यस सर। अब हमने देखना है प्रोबेबिलिटीज से कि भाई डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इवेंट्स नहीं पता। अब बेटा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए है। अगर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इक्वल टू हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो आंसर में कोई फर्क आएगा? तो आंसर में कोई फर्क आएगा? नो सर। नहीं आएगा ना। मतलब और कब? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो।
अगर अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे के बराबर हों तो इवेंट्स इक्वल नहीं Independent. यार इंडिपेंडेंट होंगे, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट और अगर ये इक्वल ना हुए तो फिर दोनों का अपना अपना आंसर, तो फिर इवेंट्स Yes. Dependent होगा. डिपेंडेंट। अब बी ओवर ए गिवन थी Yes sir. कितनी, 2/3. इसका कंपैरिजन किसके साथ करना था, इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है बेटा, सामने लिखा हुआ है, आप पता नहीं डर क्यों रहे हैं बोलने में। प्रोबेबिलिटी बी पे बी, तो क्या बी गिवन है, यस तो क्या नो प्रोबेबिलिटी सर ऑफ बी गिवन है, No sir. तो ये वाला मेथड यूज नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। ये मेथड जरूर है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना होने की वजह से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हम चलते हैं जरा थर्ड फार्मूले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ये आपस में इक्वल हो गए, Yes sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो गई। Yes sir. डिफरेंस किसका आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का और ए ओवर बी का। यस सर Yes और sir. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इक्वल टू हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ, A के. तो फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। यार क्या हो गए, इंडिपेंडेंट तो फिर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और अगर इक्वल ना हुए तो फिर Dependent. डिपेंडेंट। सर तो भाई ए ओवर बी गिवन है, Yes यस sir. सर कंपैरिजन किसके साथ करना है, Probability of A. गिवन प्रोबेबिलिटी है। ए पे Yes यस sir. सर अच्छा तो फिर क्या दोनों इक्वल हैं, नो क्या, सर, तो फिर क्या No, आंसर sir. करेंगे, डिपेंडेंट है। हम कहेंगे उसने पूछा आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, हम कहेंगे नो। मतलब हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर, डिपेंडेंट तो Dependent. डिपेंडेंट। तो बेटा डिपेंडेंट इवेंट्स होने के लिए ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी ओके सर। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओ बी ओवर ए, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो। मतलब जो यहाँ पे ऊपर आ रहा है ना वही सामने हो। यस सर डन। तो Yes sir. अगर इक्वल हो तो इंडिपेंडेंट, और अगर इक्वल ना हो तो फिर डिपेंडेंट Independent. इवेंट्स होते हैं। क्लियर। यस Yes सर sir. क्लियर आई होप कि ये कंडीशन सबको समझ आ चुकी होगी और अब किसी को Yes इशू भी नहीं होगा sir. इनमें। क्या सही है, यस Yes सर sir. ये हमारे जो न्यू यस स्टूडेंट्स सर, हैं उन क्लियर है। सबको समझ है आ रही है, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा, ये मेरे सारे अपने स्टूडेंट्स ही बोले जा रही हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं। जो सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम पढ़ रही है ना उनमें से सर, आ कोई रही भी है। नहीं बोल रहा। चलें अब हम लोग देखते हैं कि सच्ची आ रही है। प्रॉब्लम ओके, क्या अब हम लोग देखते हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होती हैं। हाँ जी, जिनमें कॉमन हो वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो भाई कॉमन ना हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली या नॉन म्यूचुअली लॉ कौन सा अप्लाई हो जाता है, एडिशनल Additional. सर ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, यस प्रोबेबिलिटी सर ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, नहीं कुछ भी नहीं, अगर ये होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर Yes sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
is equal Probability to of B. probability of A Probability plus probability of B minus minus probability of A probability of A intersection intersection B. B। तो फिर Non-mutual. नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डन। Yes, sir. Yes. अच्छा, मुझे सिंपल से वर्ड्स में ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई अगर अगर आप भी एग्री करते हो तो बता देना कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव Mutually exclusive. इवेंट्स होते Yes. हैं। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी Yes, sir. ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होने का मतलब कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे ही Yes, है sir. ना। और जब कॉमन ना हो तो ऐसे Yes, इवेंट्स sir. को क्या कहते हैं हम लोग। Mutually exclusive. Mutually exclusive. अब मुझे तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में Yes, गिवन sir. ही नहीं है। हाँ, मुझे तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ही नहीं है। तो फिर Yes, sir. तो फिर बेटा आप लोग ये A और देखें, आप लोग ये देखें कि ए इंटरसेक्शन बी से मुराद है मल्टीप्लिकेशन लॉ। yes, sir. अगर Yes, sir. अगर मैं प्रोबेबिलिटी, अब देखें जब दो इवेंट्स होते हैं ना, उन दोनों इवेंट्स के अक्सर होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी ज़रूर होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ज़रूर मिलेगी, मतलब वो ज़ीरो नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ज़रूर मिलेगी, वो भी ज़ीरो नहीं होगी। हाँ, कॉमन कभी हो सकता है तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ए और बी की हमने बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन के लिए बेटा, क्या ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है? Yes, Yes, sir. और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवा दूं 0 के साथ तो क्या ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा? yes, sir. कब Yes, 0 sir. होगा? कब 0 होगा? जब Probability of B such that A 0 हो. जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज 0. इक्वल टू 0 हो तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। और इंटरसेक्शन 0 हो जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या फिर अगर मैं ये नीचे वाले लॉ को, थर्ड लॉ को, इसको 0 कर दूं तो अभी तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। Yes. तो क्या मैं Yes, Yes, sir. ये sir. कह दूं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, Yes, sir. राइट। तो देखो क्या अब पता चल सकता है आपको कि म्यूचुअली है या नॉन म्यूचुअली है? Yes, sir. Non-mutually. क्योंकि ए ओवर बी भी 0 नहीं है, बी ओवर ए भी 0 नहीं है, तो Yes, इंटरसेक्शन sir. 0 नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन 0 नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। नहीं है. तो कौन से इवेंट्स होंगे? नॉन म्यूचुअली Non-mutually exclusive. एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बेटा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। डन। म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली के लिए Okay, sir. क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा जी, अब आपसे कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें। भाई अगर ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन ना पूछते और ये पूछ लेते तो बहुत सोच समझ कर ये क्वेश्चन करने वाला था। हालांकि आप बड़ी जल्दबाजी में करते और आप गलत कर देते, और इसी में आपका मैरिट सर्टिफिकेट छुपा पड़ा था। जी बताएं, ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी The probability of A सुनो, into probability of B such that A. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या? Multiplied by Multiply. probability of B such that A.
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमारे पास है ही नहीं। B over A. B over A, sir. D Second given part. that A. Green. हाँ शाबाश। तो बेटा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से मुराद है मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो हमने देखना था कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन लॉ डिपेंडेंट इवेंट्स का हो या इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हो। तो हमने फिर इवेंट्स देखने थे कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो वहाँ से हमें पता चल चुका है कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। Yes, sir. Yes, अगर sir. डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो डिपेंडेंट इवेंट्स का कौन सा लॉ अप्लाई कर देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय Probability Yes, of sir. B B over set A. that A. प्रोबेबिलिटी Probability ऑफ बी given गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। तो अब हम क्या कहते हैं? Yes, sir. 1/4 मल्टीप्लाइड बाय Multiplied by 2 by 3. 2/3 इज इक्वल टू, 1 by 6. तो ये आ गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, राइट। Yes, sir. yes, अच्छा अब मुझे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करके दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करके दें। कैसे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? कौन से 1 by फार्मूले से? 3. The probability of A intersection B is equal to probability of शाबाश। A. हाँ जी, अब Yes, sir. देखें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो आपको मिल चुकी है, लेकिन आपके पास कहीं पर भी यूनियन की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ना। और आप साथ में ये भी कह चुके हैं कि वो दोनों के दोनों कौन से इवेंट्स हैं? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला लॉ तो वैसे भी नहीं लग सकता था उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी 1/। ओके, Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाता है आपके पास? 1 by 3. 1/। by 3. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. तो ये 3 क्वेश्चन थे 10, 11, 12 जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे, ये कर लिया हमने। इसके बाद 13 से लेकर 20 तक हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ही है ना। Yes, sir. और आज हम लोग करते हैं 21 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ लें। A box contains 8 items of which 2 are defective. A man selected 3 items at random. Find the expected number of defective items. हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आपसे? Expected. Counting method question. एक्सपेक्टेड नंबर। बेटा प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा अब आपसे, उसने अब आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो उसे ये भी पूछो कि भाई एक्सपेक्टेड नंबर हम बताने किसके हैं, डिफेक्टिव आइटम के बताने हैं या गुड आइटम के बताने हैं। तो उसने आपसे कहा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ Defective item. Defective डिफेक्टिव item. आइटम। शाबाश। तो बेटा एक्सपेक्टेड नंबर का कॉन्सेप्ट सुनना जरा। टोटल टोटल कितने हैं? 8. 8। 2 और डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हुए? 2. 2। तो गुड आइटम्स कितने होंगे? 6. 6। डन। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब आपने
आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट कौन सी आइटम्स पर है? Defective item. डिफेक्टिव आइटम, और उसके एक्सपेक्टेड नंबर्स पर है, Yes, उसके sir. Yes, sir. एक्सपेक्टेड नंबर्स पर। तो बेटा एक्सपेक्टेड नंबर्स के लिए आपने तमाम तर पॉसिबल कंडीशंस बतानी है। जैसे पहले आपसे कहा जाता था ना कि 2 or 3 आइटम्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज डिफेक्टिव, 2 इज डिफेक्टिव, नन इज डिफेक्टिव, तो आप बता देते थे। लेकिन वहाँ पे वो बताता था, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर के लिए आपने उसे तमाम तर कंडीशंस बतानी है। तमाम तर कंडीशन मुराद 0 से स्टार्ट करेंगे कि अगर डिफेक्टिव 0 हुए तो गुड आइटम्स, 8. हाँ कर ली। 3 सिलेक्ट कर रहे हैं ना सिलेक्शन में से, Yes, sir. Yes, sir. Okay. 3 Selection. सिलेक्ट कर रहे हैं, उन तीनों में से अगर कोई भी डिफेक्टिव ना हुआ तो तीनों के तीनों गुड Good. गुड आइटम्स Yes, sir. होंगे। शाबाश। फिर क्या सिर्फ यही कंडीशन बनती है? नो सर, No, sir. दूसरी क्या कंडीशन है? 3 One. डिफेक्टिव Defective or two good. अगर गुड एक हो, टोटल 3 की सिलेक्शन हो, सॉरी डिफेक्टिव अगर एक हो, टोटल 3 की सिलेक्शन हो, तो गुड कितने होंगे? 2. तो शाबाश। क्या बस यही कंडीशन है या कुछ और भी है? Sir, two defective. 2 डिफेक्टिव हो, एक गुड हो, तो भी तो 3 आ सकते हैं। Yes, sir. नोमान तीनों के तीनों डिफेक्टिव भी तो हो सकते हैं ना? बिल्कुल sir. पागल। No, sir. Total two. टोटल 2 Yes. है तो मैं 3 कैसे डिफेक्टिव ले लूं? Sorry, sir. बॉक्स के अंदर टोटल डिफेक्टिव मौजूद ही 2 हैं और मैंने 3 की Okay. सिलेक्शन की, तो क्या 3 डिफेक्टिव आ सकते हैं? No, sir. अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसके अलावा कोई और एक्सपेक्टेशंस हो सकती थी? No, sir. नहीं ना। तो बेटा यही No. एक्सपेक्टेशंस पूछ रहा था। ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, आपने इनको x का नाम देना है। आपने कहना है ये x है। अब x की वैल्यू कौन कौन सी हैं? 0, 1 एंड 2, 2 राइट राइट। Yes, sir. और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इनके प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ। X. तो आप बताएं कि 0 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वही पुराने मेथड्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले। तो 0 की प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ओए नहीं यार, 0 ओवर अपने ट्रैक से नहीं उतरना। 2C0. 2C0 मल्टीप्लाइड बाय 6C3. 6C3 डिवाइडेड बाय, 8C3. तो बेटा 0 की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही आती थी ना? यस सर। हाँ, तो बताओ ना क्या प्रोबेबिलिटी है, जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश। चलो अब बता भी दो। 5 over 14. ये माइनस वाला कौन था? 5 over 14. एक तो लोगों में नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है ना कि चाह के भी खत्म नहीं कर सकते। हालांकि पता भी है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आती, फखर से बता रहे होते हैं माइनस दिस। पागल। अच्छा, 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई 5 over 14, फाइंड कर लेंगे ना? अब इसी तरह से ना 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाओ। कैसे फाइंड करोगे? जैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ वैसे ही करोगे? 15/28. 28. 15 over 28। यस Yes, सर। sir. जी, अब 2 की प्रोबेबिलिटी खुद से लिखो भाई। 2C2 अच्छा,
C1 शाबाश, over 8 C3. वाह जी वाह, क्या बात है। और 3 आंसर over है 28. 3/28. 3 over 28. हाँ जी, तमाम स्टूडेंट ने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली। Yes, sir. अच्छा, मैंने अब ये प्रोबेबिलिटीज का फार्मूला लिखा है, दोबारा से मैं कभी इस तरह नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज लिख लूंगा। अच्छा, आपको याद है चैप्टर 11 के अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज पढ़ी थी हम लोगों ने, याद Yes, है? sir. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होता था? 1 के equal. 1 के इक्वल। तो बेटा रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है 0 1 2, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। 1. रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज इक्वल टू, तो चेक कर लो। 1. ओके, तो बेटा ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होना चाहिए। 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो गया, तमाम तरह रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज का सम, तो समझ लेना कि फिर ये गलत हो गया आंसर। क्लियर? Yes, क्लियर? sir. बेटा ये चैप्टर 11 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज इक्वल टू, 1. तो ये देखिए मैं यूं लिख देता हूँ। क्लियर है सबको? सबको क्लियर? आंसर जल्दी जल्दी क्या करें यार। Yes, sir. 1. अच्छा जी, अब फाइंड क्या करने हैं हम लोगों ने? एक्सपेक्टेड नंबर्स। Yes, sir. अच्छा, आपको याद है कि जब हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे चैप्टर 12, उसमें क्वेश्चन नंबर 28 और वो डाटा कुछ यूं गिवन था, x 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, और उसके साथ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन थी हर किसी की, और नीचे लिखा हुआ था फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर। तो मैंने आपसे कहा था इसको अंडरलाइन करके एक्सपेक्टेड नंबर को ना मीन लिख दो और जाके मीन की वैल्यू फाइंड कर लो। और साथ में मैंने ये कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को ऐसा डिनोट करो जैसे ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, वो 0 पॉइंट समथिंग में गिवन थी वैल्यू। याद तो नहीं है ना तुम लोगों को, है ना? नहीं sir. चलो ठीक है, मार्च के बाद बेटा, मार्च कह रहा हूँ, जून के बाद तसल्ली से जब एग्ज़ाम हो जाए ना, फिर मतलब इतना बर्डन तो होगा नहीं, फिर तसल्ली से पढ़ लेना, याद रख लेना क्या ऐसा था। यही सोचा हुआ है ना No. कि चलो सर। पहले इस अटेम्प्ट में बाकी पेपर्स, अगली अटेम्प्ट के अंदर फिर सुकून से क्यूएम को रिवाइज कर लेंगे। No, sir. मुझे तो यही लग रहा है। चलो आज जाके देख लेना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्वेश्चन नंबर 28 एज इट इज़ था, एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करने थे। वहाँ पर मैंने कहा था मीन फाइंड कर दो, लेकिन मैं इसको इसको एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर 15 16 के अंदर, और ये वर्डिंग मैंने यूज़ की थी। और मीन फाइंड करने का कहा था, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग कंसीडर कर दो। ओके, अब वही एक्सपेक्टेड नंबर आज हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। आज फ़र्क क्या है, x की वैल्यू भी हमने फाइंड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी हमने फाइंड की, और चैप्टर 12 में उसने ये दोनों चीज़ें हमें बता दी थी। तो बेटा एक्सपेक्टेड नंबर से मुराद मीन की वैल्यू ही होता है, एक्सपेक्टेड नंबर से मुराद मीन की वैल्यू ही होता है। लेकिन अब मुझे बताएं कि अगर x और f गिवन हो और मीन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फार्मूला क्या बनता था? Summation Summation over f x over summation f. f. Summation f. Summation f. शाबाश, चले शुक्र है इतना पता है। लेकिन
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी की जगह पे? Probability. तो बेटा अब Probability. आप भी इसको चेंज कर लो कि आप फ्रीक्वेंसी को x से रिप्लेस कर दो, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x से रिप्लेस कर दो, तो क्या लिखेंगे? x p ऑफ x डिवाइडेड बाय समीशन, P of x. समझ आई है आपको? Yes, sir. Yes, sir. फार्मूले की समझ आ गई है कि पहले आप x को मल्टीप्लाई करते थे फ्रीक्वेंसी के साथ, आज आप x को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? Probability के साथ. प्रोबेबिलिटी, और डिवाइड कर दोगे समीशन। Probability. अब बेटा अभी हमने पढ़ा कि समीशन p ऑफ x ऑलवेज इक्वल टू 1. 1। तो क्या डिनोमिनेटर फिर मुझे लिखने की जरूरत है जब मुझे कंफर्म है कि इसने इक्वल टू 1 होना है? No, sir. तो भाई ना लिखो, खत्म कर दो, तो सिर्फ क्या लिखोगे? समीशन x p ऑफ x। Yes, sir. और Yes, sir. अब हम इसको मीन भी नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू समीशन x p ऑफ x। तो बेटा अब यहाँ पर x p ऑफ x फाइंड कर लो जल्दी से। x p ऑफ x ये 0 हो जाएगा, ये 15/28 हो जाएगा, ये 6/28 हो जाएगा। आंसर 21/28 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75। तो ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर। क्या सबको समझ आ गई? Yes, sir. कि आपने x रैंडम वेरिएबल फाइंड करना है, फिर आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना है, और x और p ऑफ x को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका अगर सम फाइंड कर लें तो वो हमारे पास रैंडम एक्सपेक्टेड नंबर बन जाता है। क्लियर? Yes, sir.